उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। आज से हम बायनोमाइंड के इस चैनल में शुरू कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज, जो कि एक बेहद खास किताब पर बेस्ड है, द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारी आदतें, चाहे वो व्यक्तिगत हो या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की या फिर पूरे समाज की, कैसे वो हमारे डिसीजंस और अल्टीमेटली हमारी सक्सेस को शेप करते हैं। चार्ल्स डुहिग, एक पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट, ने इस किताब में दिखाया है कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स हमारी जिंदगी को बड़ी तरह से बदल सकती हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे द पावर ऑफ हैबिट की पहली चैप्टर के पहले पार्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिविजुअल हैबिट्स कैसे बनती है और कैसे ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अफेक्ट करती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ, सीखिए और बदलिए अपनी जिंदगी को एक हैबिट के जरिए। चलिए शुरू करते हैं ये सफर हमारी पहली वीडियो के साथ। धन्यवाद। 1993 के पतझड़ में एक व्यक्ति जो हमारे अध्ययन के कई पहलुओं को बदलने वाला था, सैन डिएगो में एक प्रयोगशाला में पहुंचा। वो बुजुर्ग थे, 6 फुट से थोड़ा ऊंचे और एक नीली शर्ट में बहुत सजीव दिख रहे थे। गठिया की वजह से उनकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी जब वे प्रयोगशाला के गलियारों में चल रहे थे और वह अपनी पत्नी का हाथ थामे धीरे धीरे चल रहे थे। लगभग 1 साल पहले यूजीन पॉली अपने घर पर रात के खाने की तैयारी कर रहे थे जब उनकी पत्नी ने बताया कि उनका बेटा माइकल आने वाला है। माइकल कौन? यूजीन ने पूछा। तुम्हारा बच्चा, उनकी पत्नी बेवली ने कहा। तुम्हें पता है, वही जिसे हमने पाला है? यूजीन ने उसे खाली नजरों से देखा। वह कौन है? उसने पूछा। अगले दिन यूजीन को उल्टियां शुरू हो गईं और पेट में मरोड़ उठने लगे। 24 घंटे के अंदर उनका डिहाइड्रेशन इतना अधिक हो गया कि बेवली घबराकर उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले गई। उनका तापमान बढ़ने लगा, 105 डिग्री तक पहुंच गया। वो भ्रमित और हिंसक हो गए। जब नर्सों ने उनकी बाह में सुई डालने की कोशिश की तो चिल्लाने लगे और धक्का देने लगे। केवल प्रशांति के बाद ही एक डॉक्टर उनकी पीठ के निचले हिस्से में लंबी सुई डालने में सक्षम हो पाया। जांच कर रहे डॉक्टर को तुरंत समस्या का एहसास हुआ। इंसानों में मस्तिष्क और रीढ़ की नसों को घेरने वाला फ्लूइड संक्रमण और चोट से बचाता है। स्वस्थ व्यक्तियों में यह साफ और तीव्रता से बहता है। यूजीन की रीढ़ के नमूने में फ्लूइड धुंधला था और धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, मानो सूक्ष्म कणों से भरा हो। प्रयोगशाला से नतीजे आने पर यूजीन के चिकित्सकों को पता चला कि वो क्यों बीमार थे। उन्हें वायरल इंसेफ्लाइटिस था, एक सामान्य रोग जो सर्दी, फोड़े, बुखार, छाले और त्वचा पर हल्के संक्रमण पैदा करता है। हालांकि दुर्लभ मामलों में वायरस मस्तिष्क में अपना रास्ता बना सकता है, जैसे ही यह मस्तिष्क के नाजुक तहों को खाता है जहां हमारे विचार और सपनों को भारी क्षति पहुंचाता है। यूजीन के डॉक्टरों ने बेवली को बताया कि पहले से हुई क्षति के खिलाफ वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एंटीवायरल दवाओं की एक बड़ी खुराक इसे फैलने से रोक सकती है। यूजीन कोमा में चले गए और 10 दिनों तक मौत के करीब थे। धीरे धीरे जैसे जैसे दवाएं रोग से लड़ी, उनका बुखार कम हो गया और वायरस गायब हो गया। जब वे जागे तो वे कमजोर और भ्रमित थे और ठीक से निगल नहीं पा रहे थे। वो वाक्य नहीं बना पा रहे थे, लेकिन वो जीवित थे। आखिरकार यूजीन एक विशेष प्रयोग के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ हो गए। डॉक्टर हैरान थे कि उनका शरीर, नर्वस सिस्टम सहित लगभग बिना किसी क्षति के स्वस्थ दिखाई दे रहा था। यूजीन अपने अंगों को हिला सकते थे और शोर व प्रकाश पर प्रतिक्रिया दे सकते थे। हालांकि उनके मस्तिष्क के स्कैन ने उनके मस्तिष्क के बीच में कुछ चिंताजनक छायाएं दिखाईं। वायरस ने उनके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के मिलने के स्थान के पास एक महत्वपूर्ण शैल को नष्ट कर दिया था। एक डॉक्टर ने बेवली को चेतावनी दी, जिस व्यक्ति को आप जानते थे वो शायद वापस न आए। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके पति पहले जैसे न रहें। यूजीन को अस्पताल के एक अलग विभाग में ले जाया गया। 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने आसानी से निगलना शुरू किया। 1 और सप्ताह बाद वे सामान्य रूप से बोलने लगे, नमकीन और अन्य खाने की चीजों की मांग की, टेलीविजन चैनल बदले और उबाऊ टीवी शो पर शिकायत की। 5 सप्ताह बाद जब उन्हें रिहैबिलिटेशन केंद्र से छुट्टी दी गई तो यूजीन गलियारों में चल रहे थे और नर्सों को वीकेंड की योजनाओं के बारे में सलाह दे रहे थे। एक डॉक्टर ने बेवली से कहा, मैंने कभी भी किसी को इस तरह से ठीक होते नहीं देखा। मैं आपकी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता, पर यह वास्तव में अद्भुत है। हालांकि बेवली अभी भी चिंतित थी। रिहैबिलिटेशन अस्पताल में उन्हें एहसास हुआ कि बीमारी ने उनके पति को चिंताजनक तरीके से बदल दिया था। यूजीन सप्ताह के दिन या अपने डॉक्टरों और नर्सों के नाम नहीं याद रख पाते थे, चाहे वे कितनी भी बार उन्हें बताएं।
एक दिन उन्होंने बेवली से पूछा, ये लोग मुझसे इतने सारे प्रश्न क्यों पूछते रहते हैं? जब वे अंततः घर लौटे तो चीजें और भी विचित्र हो गई। यूजीन को अपने दोस्तों की याद नहीं आए। वे बातचीत में खो जाते। कुछ सुबहों में वे उठते, रसोई में जाते, खुद के लिए बेकन और अंडे बनाते, फिर बिस्तर पर लेट जाते और रेडियो चालू कर देते। 40 मिनट बाद वे फिर से वही करते, उठते, बेकन और अंडे बनाते, बिस्तर पर लौटते और रेडियो चलाते, और फिर यही सिलसिला दोहराते। चिंतित होकर बेवली ने विशेषज्ञों से संपर्क किया, जिनमें से एक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में मेमोरी लॉस के विशेषज्ञ थे। यही कारण है कि एक धूप भरे पतझड़ के दिन बेवली और यूजीन खुद को विश्वविद्यालय के परिसर में एक इमारत में पाया, जैसे ही वे धीरे धीरे एक गलियारे में हाथ डाले चल रहे थे। उन्हें एक छोटे से परीक्षा कक्ष में ले जाया गया। यूजीन ने एक युवती से बातचीत शुरू की जो एक कंप्यूटर का उपयोग कर रही थी। उन्होंने कहा, उस मशीन की ओर इशारा करते हुए जिस पर वह टाइप कर रही थी। जब मैं छोटा था तो यह चीज 2-6 फुट के रैक्स में होती थी और इस पूरे कमरे को ले लेती थी। वो महिला कीबोर्ड पर काम करती रही। एक वैज्ञानिक कमरे में प्रवेश किया और खुद को परिचित कराया। उसने यूजीन से पूछा कि वो कितने साल के हैं। यूजीन ने जवाब दिया, ओह शायद 59 या 60। असल में वो 71 वर्ष के थे। वैज्ञानिक ने कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू किया। यूजीन मुस्कुराए और कंप्यूटर की ओर इशारा किया। ये वास्तव में अद्भुत है, उन्होंने कहा। जानते हो, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तो इस चीज को संभालने के लिए 2-6 फुट के रैक्स होते थे। वह वैज्ञानिक 50 वर्षीय लैरी स्क्वायर थे, एक प्रोफेसर जो पिछले 3 दशकों से मेमोरी की न्यूरोएनेटमी का अध्ययन कर रहे थे। उनकी विशेषज्ञता ये जानने में थी कि मस्तिष्क घटनाओं को कैसे याद रखता है। हालांकि यूजीन के साथ उनका काम जल्द ही उन्हें और सैकड़ों अन्य रिसर्चर्स को एक नई दुनिया में ले जाएगा, जिन्होंने हमारी आदतों के काम करने के तरीके को पुनः आकार दिया है। स्क्वायर की रिसर्च से पता चला कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी उम्र या लगभग कुछ भी याद नहीं रख सकता, ऐसी आदतें विकसित कर सकता है जो अकल्पनीय रूप से कॉम्प्लेक्स प्रतीत होती है। स्क्वायर जब यूजीन से मिले तो वे पहले ही कई हफ्तों से उसके मस्तिष्क की स्कैन्स का अध्ययन कर रहे थे। स्कैन से पता चला कि यूजीन के खोपड़ी के भीतर लगभग सारी क्षति उसके सिर के केंद्र के पास 5 सेंटीमीटर के क्षेत्र तक सीमित थी। वायरस ने उसके मस्तिष्क के बीच वाले हिस्से को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जो कोशिकाओं का एक टुकड़ा था जो कि अतीत की यादों को याद रखने के लिए जिम्मेदार था। 30 साल पहले MIT में एक PhD छात्र के रूप में स्क्वायर ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया था जिसे HM के रूप में जाना जाता था, जो मेडिकल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध रोगियों में से एक था। जब HM 7 साल का था तो वह एक बाइक से टकरा गया और उसके सिर पर चोट लगी। उसके बाद जल्द ही उसे दौरे पड़ने शुरू हो गए और वो बेहोश होने लगा। 16 साल की उम्र में उसने अपना पहला ग्रैंड माल दौरा पड़ा, जो पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जल्द ही वो दिन में 10 बार तक होश खो बैठता था। जब वो 27 वर्ष का हुआ, HM हताश था। एंटीकॉन्वुल्सिव दवाएं मदद नहीं कर रही थी। वो होशियार था लेकिन नौकरी नहीं रख पा रहा था। वो अभी भी अपने माता पिता के साथ रहता था। HM एक सामान्य जीवन चाहता था, इसलिए उसने एक चिकित्सक से मदद मांगी। अध्ययनों ने सुझाव दिया था कि मस्तिष्क के एक क्षेत्र को हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, जो दौरों में एक भूमिका निभा सकता है। जब डॉक्टर ने HM के सिर को काट के उसके मस्तिष्क के अगले हिस्से को उठा के और एक छोटे स्ट्रॉ के साथ हिप्पोकैम्पस और कुछ आसपास के शैल को उसके खोपड़ी के अंदर से हटाने का प्रस्ताव दिया, तो HM ने अपनी सहमति दी। 1953 में हुई सर्जरी के बाद HM की तबीयत में सुधार होने लगा और उसके दौरे कम होने लगे। लेकिन लगभग तुरंत ही ये स्पष्ट हो गया कि उसके मस्तिष्क में गहरे बदलाव आए थे। HM अपना नाम और यह कि उसकी मां आयरलैंड से थी याद रख सकता था। वो 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश और नॉर्मंडी के आक्रमण के समाचार रिपोर्ट्स को याद कर सकता था। लेकिन उसके बाद की लगभग सभी चीजें, सर्जरी से पहले के दशक की सभी यादें, अनुभव और संघर्ष मिटा दिए गए थे। जब एक डॉक्टर ने उसकी स्मृति की जांच करने के लिए उसे ताश के पत्ते और संख्याओं की सूची दिखाई, तो उसने पाया कि HM 20 सेकंड से अधिक समय तक कोई भी नई जानकारी नहीं रख सकता था। उसकी सर्जरी के दिन से लेकर 2008 में उसकी मृत्यु तक, हर व्यक्ति जिससे HM मिला, हर गाना जो उसने सुना, हर कमरा जिसमें वह प्रवेश किया, एक पुनर्तः नया अनुभव था। उसका मस्तिष्क समय में जम गया था। हर दिन वह इस बात से चकित रहता था कि कोई व्यक्ति एक काले रंग के प्लास्टिक के टुकड़े को टेलीविजन स्क्रीन की ओर इशारा करके चैनल बदल सकता है। वह अपने डॉक्टरों और नर्सों से हर दिन दर्जनों बार अपना परिचय करवाता रहता था। स्क्वायर ने मुझसे कहा, मुझे HM के बारे में जानना पसंद आया।
क्योंकि मेमोरी मस्तिष्क का अध्ययन करने का एक ठोस रोमांचक तरीका है। मैं ओहायो में पला बड़ा और मैं ये याद कर सकता हूँ कि पहली कक्षा में मेरी शिक्षिका ने सबको क्रेयॉन दिए और मैंने सभी रंगों को मिलाकर देखना शुरू कर दिया कि क्या इससे काला बनेगा। मैंने यह मेमोरी क्यों रखी है जबकि मैं अपनी शिक्षिका का चेहरा याद नहीं कर सकता? मेरा दिमाग कैसे तय करता है कि एक मेमोरी दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण है? जब स्क्वायर ने यूजीन के मस्तिष्क की छवियां प्राप्त की तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे छवियां एचएम के समान कैसे प्रतीत होती है। दोनों के सिर के बीच में अखरोट के आकार के खाली हिस्से थे। हालांकि जब स्क्वायर ने यूजीन की जांच शुरू की तो उन्होंने देखा कि यह रोगी एचएम से कुछ महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न था। जहां लगभग हर कोई एचएम से मिलने के मिनटों के भीतर ही जान जाता था कि कुछ गलत है, यूजीन बातचीत कर सकता था और ऐसे कार्य कर सकता था जो किसी सामान्य रिसर्चर को ये संकेत नहीं देते थे कि कुछ गलत है। एचएम की सर्जरी के प्रभाव इतने विकलांग करने वाले थे कि उसे अपने शेष जीवन के लिए एक संस्थान में रखा गया था। दूसरी ओर यूजीन अपनी पत्नी के साथ घर पर रहता था। एचएम वास्तव में बातचीत नहीं कर सकता था, लेकिन यूजीन लंबे समय तक आराम से बात कर सकता था। स्क्वायर ने यूजीन की परीक्षा उससे उसके युवावस्था के बारे में पूछकर शुरू की। यूजीन ने उस शहर के बारे में बात की जहां उसने मध्य कैलिफोर्निया में अपना बचपन बिताया, उसके मर्चेंट मरीन्स में बिताए समय के बारे में और एक यात्रा के बारे में जो उसने एक युवा पुरुष के रूप में की थी। वो 1960 से पहले हुई अपने जीवन की अधिकांश घटनाओं को याद कर सकता था। जब स्क्वायर ने बाद के दशकों के बारे में पूछा तो यूजीन ने विनम्रता से विषय बदल दिया और कहा कि उसे कुछ हाल की घटनाओं को याद करने में कठिनाई हो रही है। स्क्वायर ने कुछ परीक्षण किए और पाया कि यूजीन की बुद्धिमत्ता अभी भी काफी तेज है। इसके अलावा यूजीन के पास अभी भी वे सभी आदतें थी जो उसने अपने युवावस्था में बनाई थी। इसलिए जब भी स्क्वायर ने उसे एक कप पानी दिया या किसी विशेष उत्तर की प्रशंसा की, यूजीन उसे धन्यवाद देता और बदले में एक प्रशंसा देता। जब भी कोई कमरे में प्रवेश करता, यूजीन अपना परिचय देता और उनके दिन के बारे में पूछता। लेकिन जब स्क्वायर ने यूजीन से कुछ नंबरों को याद रखने या प्रयोगशाला के दरवाजे के बाहर की गलियारे का वर्णन करने के लिए कहा, तो डॉक्टर ने पाया कि उसका रोगी 1 मिनट से भी कम समय के लिए कोई नई जानकारी नहीं रख पा रहा था। जब किसी ने यूजीन को उसके पोते पोतियों की तस्वीरें दिखाई तो उसे याद नहीं था कि वे कौन है। जब स्क्वायर ने पूछा कि क्या उसे बीमार पड़ने की याद है, तो यूजीन ने कहा कि उसे अपनी बीमारी या अस्पताल में रहने की कोई याद नहीं है। वास्तव में यूजीन कभी नहीं याद करता था कि वो मेमोरी लॉस से पीड़ित है। यूजीन से मिलने के महीनों बाद स्क्वायर ने कुछ प्रयोग किए जो यूजीन की मेमोरी की सीमाओं का परीक्षण करते थे। उस समय तक यूजीन और बेवली प्लाया डेल रे से सैन डिएगो चले गए थे ताकि वे अपनी बेटी के करीब रह सके और स्क्वायर अक्सर अपनी परीक्षाओं के लिए उनके घर जाया करते थे। एक दिन स्क्वायर ने यूजीन से उसके घर का एक लेआउट खींचने को कहा। यूजीन एक नक्शा नहीं खींच पाया जिसमें दिखाया गया हो कि रसोई या शयन कक्ष कहाँ स्थित है। स्क्वायर ने पूछा, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने कमरे से बाहर कैसे निकलते हैं? यूजीन ने कहा, वास्तव में मुझे नहीं पता। स्क्वायर ने अपने लैपटॉप पर नोट्स लिए और जैसे ही स्क्वायर टाइप कर रहा था, यूजीन ने कमरे के पार देखा और फिर खड़ा होकर एक गलियारे में चला गया और बाथरूम का दरवाजा खोला। कुछ मिनटों के बाद शौचालय फ्लश हुआ और यूजीन अपनी पैंट पर हाथ पोंछते हुए वापस लिविंग रूम में आया और स्क्वायर के बगल में अपनी कुर्सी पर फिर से बैठ गया। वो अगले प्रश्न की प्रतीक्षा में धैर्यपूर्वक बैठा रहा। उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर का नक्शा तक नहीं खींच सकता, बिना किसी हिचकिचाहट के बाथरूम कैसे ढूंढ लेता है। लेकिन ये प्रश्न और उसके जैसे अन्य प्रश्न हमें उस खोज तक ले जाएंगे जिसने हमारी आदतों की शक्ति की समझ को बदल दिया है। यह एक क्रांति को प्रज्वलित करने में मदद करेगा जिसमें आज सैकड़ों रिसर्चर्स शामिल हैं जो पहली बार हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली सभी आदतों को समझने के लिए सीख रहे हैं। जब यूजीन और बेवली अपने नए घर चले गए तो पहले कुछ हफ्तों में बेवली ने हर दिन यूजीन को बाहर ले जाने की कोशिश की। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसके लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण था और अगर यूजीन बहुत लंबे समय तक अंदर रहता तो वो एक ही प्रश्न बार बार पूछ के बेवली को पागल कर देता। इसलिए हर सुबह और दोपहर वो उसे ब्लॉक के चारों ओर टहलाने ले जाती, हमेशा साथ में और हमेशा एक ही रास्ते पर। डॉक्टरों ने बेवली को चेतावनी दी थी कि उसे यूजीन पर लगातार नजर रखनी होगी। अगर वो कभी खो जाता है तो वे कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं पा सकेगा। लेकिन एक सुबह जब वो कपड़े पहन रही थी, यूजीन आगे के दरवाजे से बाहर निकल गया। बेवली को नोटिस करने में थोड़ी देर लगी कि वो चला गया है। जब उसने ध्यान दिया तो वो घबरा गई। वो बाहर दौड़ी और सड़क में देखा
उसे वह नजर नहीं आया। वह पड़ोसियों के घर गई और खिड़कियों पर दस्तक दी। उनके घर एक जैसे दिखते थे। शायद यूजीन भ्रमित हो गया था और अंदर चला गया था। वो दरवाजे पर दौड़ी और घंटी बजाती रही जब तक कि कोई उत्तर नहीं देता। यूजीन वहां नहीं था। वो सड़क पर वापस दौड़ी, ब्लॉक के ऊपर दौड़ती हुई, यूजीन का नाम चिल्लाते हुए। वो रो रही थी। अगर वो ट्रैफिक में भटक गया होता तो वो किसी को कैसे बता पाता कि वो कहाँ रहता है। वो पहले से ही 15 मिनट से बाहर थी, हर जगह देख रही थी। वो पुलिस को कॉल करने के लिए घर भागी। जब वो दरवाजे से अंदर घुसी तो उसने यूजीन को लिविंग रूम में टेलीविजन के सामने बैठे हुए पाया। हिस्ट्री चैनल देख रहा था। यूजीन ने कहा उसे याद नहीं है कि वो बाहर गया था, नहीं जानता है कि वो कहाँ गया था और समझ नहीं पा रहा है कि वो इतनी परेशान क्यों है। फिर बेवली ने टेबल पर एक ढेर सारे चीड़ के गोले देखे, जैसे कि वो सड़क के नीचे एक पड़ोसी के यार्ड में देख चुकी थी। वो करीब आए और यूजीन के हाथों को देखा। उसकी उंगलियां गोंद से चिपचिपी थी। तब उसे एहसास हुआ कि यूजीन खुद से टहलने गया था। वो सड़क पर नीचे घूमते हुए कुछ चीजें इकट्ठा कर लाया था और वो अपने घर वापस आ गया। जल्द ही यूजीन हर सुबह टहलने जाने लगा। बेवली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। बेवली ने मुझे बताया, मैंने उसका कुछ बार पीछा किया ताकि सुनिश्चित कर सकूं कि वह खो नहीं जाएगा, लेकिन वह हमेशा सुरक्षित वापस आ जाता था। कभी कभी वो चीड़ के गोले या पत्थरों के साथ वापस आता। एक बार वो एक बटुए के साथ वापस आया और एक बार तो एक पिल्ले के साथ। उसे कभी याद नहीं रहता था कि वे कहां से आए। जब स्क्वायर और उनके सहायकों ने यूजीन की सैर के बारे में सुना तो उन्होंने संदेह करना शुरू किया कि यूजीन के दिमाग में कुछ हो रहा था। उन्होंने एक प्रयोग डिजाइन किया। स्क्वायर के एक सहायक ने एक दिन घर का दौरा किया और यूजीन से उस ब्लॉक का नक्शा बनाने को कहा जहां वह रहता है। वो ऐसा नहीं कर पाया। फिर उसने पूछा कि उसका घर सड़क पर कहां स्थित है। उसने थोड़ा सा चित्र बनाया, फिर असाइनमेंट भूल गया। उसने उससे पूछा कि रसोई को जाने वाला द्वार कौन सा है। यूजीन ने कमरे के चारों ओर देखा और बोला मुझे नहीं पता। उसने यूजीन से पूछा कि अगर वो भूखा होता तो क्या करता। वो खड़ा हुआ, रसोई में गया, एक कैबिनेट खोला और नट्स का एक जार नीचे उतारा। उसी सप्ताह बाद में एक विजिटर ने उसकी रोजाना की सैर में उसका साथ दिया। वे लगभग 15 मिनट तक वे सदर्न कैलिफोर्निया की सदाबहार वसंत ऋतु में चले। यूजीन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो हमेशा आगे आगे रहता था और लगता था कि वह जानता हो कि वह कहाँ जा रहा है। उसने कभी दिशा निर्देश नहीं मांगे। जैसे ही वे उसके घर के पास पहुंचे, विजिटर ने यूजीन से पूछा कि वो कहाँ रहता है। यूजीन ने कहा मुझे ठीक से नहीं पता। फिर वह अपने फुटपाथ पर चला गया, अपने सामने का दरवाजा खोला, लिविंग रूम में गया और टेलीविजन चालू कर दिया। स्क्वायर के लिए यह स्पष्ट था कि यूजीन नई जानकारी अवशोषित कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो जानकारी कहाँ रह रही थी। कोई व्यक्ति नट्स का जार कैसे ढूंढ सकता है जब वह यह नहीं कह सकता कि रसोई कहाँ स्थित है, या अपने घर का रास्ता कैसे पा सकता है जब उसे नहीं पता होता कि कौन सा घर उसका है। स्क्वायर सोच रहे थे यूजीन के क्षतिग्रस्त दिमाग के अंदर नए व्यवहारिक पैटर्न कैसे बन रहे थे।